आदरणीय मंच, गांधी जयंती के इस साप्ताहिक पूरे बुके में या एक फूलों के गुलदस्ते में एक छोटा फूल मुझे भी बनाया, इसलिए मैं पिता तुल्य गुरुतुल्य सप्तर्षि साहब का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं हाथ जोड़ के आपको एक विनती भी करता हूँ कि ऐसा कभी होता नहीं कि आप या जौमवंत राव जी आपका संदेश दे और मैं कहीं पे भी कितना भी व्यस्त हूँ तो मैं आपके लिए समय ना निकालूँ। मैं ये सोच के आता हूँ कि मेरे अपने घर का कार्यक्रम है, तो जब भी ऐसा स्वागत होता है शाल वाल ओढ़ने का तो मैं बड़ा संकुचित हो जाता हूँ, संकोच में पड़ जाता हूँ। तो अगली बार आप स्वागत के जगह पे मेरे सर पे हाथ दे के आशीर्वाद भी दे देंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉल और उसकी जो ऊब है, उसका जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये मेरी आपको एक विनती है। इसके पहले जब मैं आया था 2024 के चुनाव के पहले का समय था और एक भय का बादल पूरे देश में व्याप्त था। इस लोकतंत्र के उगते सूरज को मानो किसी राहु ने ग्रसित किया था। और जब ग्रहण लगता है तो आवाजें आती है, दे दान छूटे गिरान, मतलब तू दान देगा तो ग्रहण छूटेगा। तो जब कुछ मिला नहीं तो हमारे जैसे कुछ लोग जो सप्तर्षि सर से हमने उत्साह उनसे उधार लिया, उनसे प्रेरणा मिलती है कि उम्र की इस पड़ाव में भी यदि आदमी हम जैसे युवाओं से भी आगे के युवा है तो फिर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं। तो फिर हमने भी एक अलख जगाने का प्रयास किया विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में मैंने पहला अलख उत्तर प्रदेश के गौतम नगर जिले में नेपाल के बॉर्डर पे 9 अगस्त क्रांति दिन था, उस दिन से शुरू हुआ और फिर लगातार सिलसिला चलता रहा। और ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है क्योंकि ग्रहण पूर्ण रूप से छटा नहीं है। कल भी एक जगह था, आज भी एक जगह हूँ, लेकिन अब जो पहले आवाज़ में धार थी उससे भी दुगनी धार आ गई है, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गया कि बहुत कम लोग ही सही, लेकिन जब आवाज लगाते हैं दे दान छूटे गिरान, तो इस देश की जनता ने दान दिया है। एक मदमस्त सांड को बैल बनाने का काम इस देश की जनता ने किया है, इसलिए इस देश की जनता को साष्टांग दंडवत। मैं पूना में शायद चुनाव के बाद पहली मेरी ये संवाद है। इसके पहले जहां भी जाता हूं मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, क्योंकि यदि 370 पार आता तो सप्तर्षि साहब भी जेल में होते, हम कहाँ होते पता नहीं। यहां शाखाएं लगी होती, महात्मा गांधी का बूथ कहीं और पड़ा होता। 2 तारीख को महात्मा गांधी का नाम लेने पे शायद सजा होती। और ये काम हमने नहीं किया, ये काम इस देश की जनता ने किया, जो अधनंगी है, जो भूखी है, जो महंगाई से परेशान है। उसके पास इतने सवाल है कि जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है, लेकिन उसने अपने विवेक को नहीं खोया। अभी भी चीज़ पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुई है। मुझे याद है कि 2024 के निर्णय के आने के पश्चात नागपुर में एक ऐसी ही संगोष्ठी रखी गई थी। मुझे बुलाया गया था और इसका विषय था कि 2024 के बाद की दिल्ली में 2024 में क्या बदलाव आया। तो मैं भी पेशोपेश में था, क्योंकि अभी एक टेम्पो बनता है भाषण देने का, एक विषय को लेकर हम चलते हैं। अब तो नतीजे भी आ गए, अब हम किस दृष्टि से देखते हैं।
तो एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता ने चुनाव के नतीजे आने के बाद उस रात को 4 तारीख को 2:30 बजे मुझे फ़ोन किया, सो गए हो क्या? मैंने कहा नहीं। मराठी में बोल रहे थे। उन्होंने जो बोला मैं यहाँ शायद साझा नहीं कर पाया, लेकिन उससे मुझे आइडिया मिली कि 2024 के मायने क्या है। तो मैंने उद्बोधन का जो शुरुआत की, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि 2013-14 के बीच गुजरात के गिर के गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। हम लोगों का कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़ाव है, कुछ लोग पुणे में बसे हैं लेकिन किसानों को जानते होंगे। गाय का बछड़ा जो होता है छोटा, बहुत प्यारा होता है, वो पूरे घर में घूमता है, कभी ये उधेड़ देता है, कभी इसको तोड़ता है, कभी उसको तोड़ता है, लेकिन कोई उसको मारता नहीं, डांटता नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा प्रिय होता है। गाय का दूध निकालने के पहले मेरा किसान उस बछड़े को दूध पिलाता है और बचा हुआ दूध निकालता है। ये संस्कृति है हमारी। वो बछड़ा 5 साल का हो गया, गाय ने दूसरा बछड़ा नहीं दिया, तो इसी बछड़े को लोग प्यार करते रहे। बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया और ज़्यादा मस्ती बढ़ गई उसकी। बछड़ा 10 साल का हो गया, बछड़े को सींग फूट गए। अब बछड़ा मस्ती करते करते सींग मारने लगा। तो घर के बुजुर्ग ने रात में जब सब खाना खाने बैठे तो अपने बेटे को कहा कि बेटा, बछड़ा बड़ा हो गया है, इसके सींग भी फूट आए हैं, अब समय है कि इसको खेत के काम में लगाया जाए, अब इसको बैल बनाया जाए। बैल कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है। वो जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो इसका इलाज करते हैं। ऐसा ही बछड़ा दिल्ली में आया 2024 में। ये जो वेटरनरी डॉक्टर है जनता, इन्हें उसका कैस्ट्रेशन करके उसको खेत के काम में लगा दिया। लेकिन बछड़ा थोड़ा सा शरारती तो था, जाति थोड़ी है बीच बीच में सींग इधर उधर करता है। तो हमारे विदर्भ में जो बैलों को पीछे से करते उसको पुरानी बोलते हैं। एक बांबू होता है और उसके आगे एक नुकीला किला होता है, वो बैल को लगाते से बैल औकात में आ जाता है। तो इस बैल के लिए 2 नुकीले कीले लेके, डंडे लेके पीछे नानी खड़ी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इसलिए जब वक्फ बोर्ड का बिल आया तो फिर पुरानी काम आ गई तो वापस हो गया। लेकिन सवाल यह है कि कुछ बैल सुधरते ही नहीं। अब बैल बदलने का टाइम आ गया है। वातावरण दिल्ली का, सर मुझे पूछ रहे थे दिल्ली क्या कह रही है। मैंने बोला दिल्ली सेफ एग्जिट का इंतजार कर रही है। दिल्ली इंतजार कर रही है कि जो कुकर्म हमने 10 साल किए, उस कुकर्म से बचने के लिए सम्माननीय तरीके से विदाई कैसी हो, इसके लिए दिल्ली काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि संघ सुधर गया है, मैं इस बात में नहीं मानता। संघ डर गया है, संघ सुधरा नहीं। संघ डर गया है। उनको लगा कि ये हम पे भी राज करने के लिए कोई हमने पैदा किया, अब इसका इलाज करना है, इसलिए संघ एक्टिव है। मैं ये मानता नहीं कि संघ लोकतंत्र बचाने के लिए सामने आया और ये आया। संघ को रबर स्टैम्प चाहिए। जैसे मोदी ने सारे प्रदेश में एक लाइन से रबर स्टैम्प खड़े कर दिए मुख्यमंत्री के नाम पे। संगठन में लोग, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, सब जगह रबर स्टैम्प खड़े कर दिए। वैसे संघ को भी रबर स्टैम्प ही चाहिए था। ये बिच्छू निकला, हाथ को काटने लगा। तो प्रश्न वो है। लेकिन हमारी लड़ाई यहां तक नहीं खत्म होती। मुझे लगता है कि यदि हम गांधी जी के विचारों की बात करें, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बोल रहे हैं, कि वाकई हमें गांधी जयंती मनाने का अधिकार भी है कि नहीं है। यदि हम अपने आप में झांक के देखें तो क्या हम गांधी जी के सपने को तार तार होते हुए देख नहीं रहे थे? देश आजाद हो गया, गांधी जी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने
प्रिंसिपल से, अपने विचारों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तड़जोड़ नहीं की। यहां मिनट मिनट में सत्ता की हवस के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये सत्ता के राक्षस कहें तो क्या कहें इनको, ये बैठे हैं और ये लगातार राज कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार महात्मा गांधी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार संविधान भी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम सब जानते हुए भी चुप हैं। जाऊ द्या ना, आपल्याला काय करायला लागते, 5 वर्ष कोणी आलं तर असंच करते, कोणी आलं तर असं कसं करते, कोई भी आया तो ऐसे ही निकलता है बोले, ये बोल के आप चुप नहीं रह सकते। जो ऐसा करेगा उसको जूता पड़ेगा, तो बाकी आने वाले लोग औकात में रहेंगे। नेताओं ने यह तय कर लिया है कि ये मूर्खों की जमात है, इनको बीच बीच में लुभावने चीजें बताते रहो और इन पे राज करते रहो। हमने अपने आप को यदि मूर्ख का तगमा लगाया है तो वो नेताओं ने नहीं दिया, हमने अपने आप को इजाद करके लगवा लिया है। और इसीलिए जन जागरण की बात है। यह सवाल मोदी अमित शाह का नहीं है, यह भाजपा का नहीं है, यह फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नहीं है, यह नीतीश कुमार का नहीं है, यह मायावती का नहीं है, यह आने वाले भविष्य का है। यदि 75 साल बाद भी हम पढ़े लिखे लोग इस लोकतंत्र के मायने नहीं समझ पाए, बापू की किताबें सिर्फ लाइब्रेरी में रखी रहती है, वो लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाए, इससे ज्यादा अपमान बापू का नहीं है। मुझे बापू किसी पुतले में नहीं चाहिए, मुझे बापू किसी लाइब्रेरी में नहीं चाहिए, मुझे बापू चाहिए तो लोगों के विचार में चाहिए। मैं बापू का आचरण करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि महात्मा गांधी बनना यह महात्मा गांधी के सिवा किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो एक ही था जिसने वो जीवन जिया। हम महात्मा गांधी का मेकअप कर सकते हैं, महात्मा गांधी जैसा जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट है। और आज के भौतिक जीवन में मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि आपको महात्मा गांधी बनना है। महात्मा गांधी ने भी नहीं कहा था कि आप मेरे जैसे बनिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कुछ विचार दिए थे समाज के लिए, कम से कम उस विचारों को तो जिंदा रखने का प्रयास करें। वो कहीं मुझे होता दिखाई नहीं देता। झूठ पे झूठ परोसता है, कोई सवाल नहीं उठाता। आज प्रधानमंत्री 6 बज गए, अभी प्रचार खत्म हुआ होगा हरियाणा में। प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मैं एक बैकवर्ड क्लास का इंसान हूं, जिसने बैकवर्ड मां के कोख से जन्म लिया, इसलिए कांग्रेस मेरा द्वेष करती है। हरियाणा में मैंने दलित मुख्यमंत्री दिया, इसलिए कांग्रेस को परेशानी है, क्योंकि ये दलितों की हितैषी है। जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य स्थापित है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां एक दलितों को दबंग पीट रहे थे और उसको चाकू के कई घाव मारे, गला काटने का प्रयास किया। और यहां तक नहीं बिठाया तो सबने मिलकर सामूहिक रूप से उस पर पेशाब किया और उसका वीडियो बना के वायरल भी किया। यह है महात्मा गांधी। किस दलित की बात करते हैं? प्रधानमंत्री पहले तय तो करे कि वो मां के कोख से आए हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है। यह तो बताएं कि स्वयं प्रकट हुए हैं कि मां के कोख से आए हैं। और मां की कोख होती है, ना दलित की होती है, ना सवर्ण की होती है। क्योंकि बेटा मां के कोख में होता है तो उसको पता भी नहीं है जात पात क्या है। वो जब बाहर आता है तो हम बताते हैं कि तेरी जात है, उसके साथ मैट बात, वो अपना है, वो पराया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने झूठ बोलने की कसम खाई है। जब वो कह रहे थे कि हम सीधे भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, सीधे ऊपर से आए हैं, मैंने बोला भगवान ने भेजा, लेकिन भेजा नहीं भेजा। वो भी थोड़ा भेज देता
तो कम से कम थोड़ा आत्मग्लानि होती है झूठ बोलने की। किसी राज्य के, मैं कोई भगवान नहीं हूं, भविष्यवेत्ता नहीं हूं, कई बार मेरा भी आकलन गलत होता है। एक दो चुनाव ऐसे भी हुए कि मैंने कहा ये नहीं होगा और ये हुआ है, तो मेरा आकलन गलत हुआ, इसलिए रात भर सोता नहीं आदमी। दूसरे दिन कैमरे के सामने क्या फेस करेगा, इसके लिए सांस रोक के 4 बार बड़ी तैयारी करके कैमरे के सामने बैठ के बोलता है कि मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से, मेरा आकलन गलत हुआ। एक माफी मांगने के लिए बहुत कलेजा निकालना पड़ता है सीने से, और यह आदमी झूठ भी बोलता है और माफी भी नहीं मांगता। इलेक्ट्रल बॉन्ड में लूटा है देश को, खसोटा है। भ्रष्टाचार का व्याभिचार क्या होता है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से कोई बात नहीं है। और ये मंद बुद्धि कहता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लाके तो मैंने ट्रांसपेरेंसी लाई है, इसके पहले ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। और आश्चर्य की बात है कि हम इस बात को मानते हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो उनकी आदत है, लेकिन कम से कम हमको तो यह आकलन करना चाहिए कि झूठ या सही क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के कई किस्से आपने सुने होंगे। एक किस्सा ऐसा भी है, शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में व्यभिचार क्यों कहता हूं, उसमें 2 जगह व्यभिचार मुझे दिखता है। एक तो आप सब बैंक में ट्रांजैक्शन तो करते हैं, हम जरा किसी को पैसा भेजते तुरंत आता है 9 रुपये कट गए। आप पासबुक लेने, आप वो कार्ड लेने जाते हैं, आपका गुम हो गया, डेबिट कार्ड, पैसा लगता है। आप चेकबुक लेते हैं, पैसा लगता है। लेकिन एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतिहास रचा। उन्हें 14 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वसूले इलेक्ट्रल बॉन्ड के प्रिंटिंग के लिए और सर्विस चार्जेस। इलेक्ट्रल बॉन्ड में नंबर 2 की कमाई वालों ने पैसा दिया और सबसे करप्ट लोगों को पैसा दिया बॉन्ड खरीद के। दोनों तरफ से करप्ट नंबर 1 और करप्ट नंबर 2 बैठे थे। उसके बीच में इन दोनों भ्रष्टाचारियों को सुविधा देने के लिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुए, जो छपे, उसका रिकॉर्ड रखा गया, उसके 14 करोड़ रुपए हम लोगों के टैक्स से गए। आप बॉन्ड खरीदने वालों को ही लगा देते पैसे, बॉन्ड कैश करने वालों से कमीशन लेते। ये पहला व्यभिचार। और दूसरा व्यभिचार है तो उस पर तो समझ में नहीं आता, हंसते क्या लड़े। एक छोटा गांव है सर, कच्छ में। वहाँ एक पिछड़ा परिवार है, 6 लोगों का, जमीन नहीं है उनके पास। तो आज से 30-40 साल पहले जब भूदान के तहत जमीन विनोबा जी ने सब इकट्ठा करके राज्य सरकारों को दी थी, तो सरकार ने कुछ लैंडलेस लोगों को जमीनें दी गुजरात में। तो उस परिवार को एक 10-12 एकड़ जमीन मिल गई। लेकिन जमीन देते समय सरकार ने एक एग्रीमेंट किया और उसमें कहा कि जब जमीन ये बेचोगे किसी को तो इसका 40% सरकार में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको दी थी, आप बेच रहे हो, इसमें भी कोई गलत नहीं है। अब एक वेलस्पन नाम की कंपनी उस क्षेत्र में अपना काम शुरू करती है। उसे अब जमीन की जरूरत थी, पास में इसकी जमीन थी, तो उसको बोला जमीन चाहिए। लेकिन गुजरात के जो कानून हैं लैंड ट्रांसफर के, उसमें जमीन का भाव कलेक्टर तय करता है। तो कलेक्टर ने कमेटी बिठाई, वेलस्पन वाले भी बैठे, किसान भी बैठा। पूरा मूल्यांकन करने के बाद कलेक्टर ने कहा कि 76 करोड़ रुपए की जमीन होती है। अब 76 करोड़ रुपए किसान को दे दीजिए, जमीन आपके नाम पे हो जाएगी, इसका लैंड यूज भी इंडस्ट्रियल है, वो चेंज हो जाएगा। अब उस 76 करोड़ में 30 करोड़ रुपए तो उसको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को देने थे। फिर भी उसके पास 40 करोड़ बैठ जाते, 40-46 करोड़। उन्होंने कहा ठीक है माँ बाप। वेल्सपन ने कहा कि दिस इज टू कॉस्टली, वी विड्रॉ। कलेक्टर ने कहा ठीक है। वो खेती करने लगे। इस बात को 11 महीने हो गए। गुजरात का कानून ये भी कहता है कि जिस जमीन का वैल्यूएशन हो, उस जमीन का वैल्यूएशन सिर्फ 1 साल के लिए रहता है।
1 साल बाद फिर जमीन का सौदा करना है तो फिर कमेटी बैठेगी और नए तरीके से रेट तय होंगे। जमीनों के तो भाव बढ़ते हैं। अब वेल्सपन वालों को लगा कि आखिरी महीना बचा है, भाव बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर को सेट किया। डिप्टी कलेक्टर ने किसान को बुलाया और धमकाया, बोला ये ज़मीन है सरकार की, सरकार औद्योगिकरण के लिए ज़मीन ले लेगी फ्री में, 1 महीना बचा है आखिरी, जिस रेट में बोल रहा हूँ उस रेट में बेच दे, तेरा भला हो जाएगा, नहीं तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा और ज़मीन भी जाएगी। अब डिप्टी कलेक्टर ऐसा बोल रहा है, किसान डर गया। उसने कहा कि माँ बाप कितना मिलेगा? बोला 16 करोड़ रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बोला ठीक है 16 करोड़ सही। 16 करोड़ मिले, क्योंकि उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज और है, एज पर द कंसेंट ऑफ द फार्मर। यदि फार्मर खुद सस्ते में देना चाहता है तो फिर एक कमेटी लागू नहीं होगी। उनने उस क्लॉज के तहत 16 करोड़ की वो जमीन उस किसान को दी। यहां कहानी का इंटरवल है, अब सही कहानी शुरू होती है। अब वो 16 करोड़ उसके बैंक में आ गए। वेल्सपन ने जमीन ले ली। वेल्सपन का जीएम, बीजेपी का जिला अध्यक्ष, सब बंगले में पार्टी करते थे, गेस्ट हाउस में उनका जो बंगला था। रोज किसान को बुला के ले जाते थे। दादा आई शू करे छे दादा, आओ। दादा भी चले गए। बोला इधर बैठो सोफा सेट पे। नहीं मालिक में नीचे। अरे बोले आप करोड़पति हो गए हो, तुम्हारे अकाउंट में 16 करोड़ है, बैठो। सोफा सेट पे बिठाया। बोले ये लो, हाथ में पेक थमा दिया। उसको भी अंग्रेजी मिली पीने को, वो भी पीने लगा। एक बार पार्टी हो गई, दूसरी बार, 8 बार पार्टियां हुई। अब वो आदी हो गया, मैं करोड़पति हूं और इनके साथ बैठ के मैं अब इनके बराबर हो गया हूं। एक दिन जनरल मैनेजर ने कहा कि दादा मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बोले किस बात का? बोले आपके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए पड़े हैं। बोले हाँ है। बोले इनकम टैक्स नाम की चीज़ होती है, वो परेशान करेगी आपको। तो बोले ये तो सरकार ने दिया, सरकार का पैसा है। सू? बोले नहीं, आपका पैसा गलत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है, अकाउंट सीज कर लेता है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब वो दिल्ली की पार्टी है, केंद्र सरकार, हम तो राज्य सरकार के हैं, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम आएंगे कोर्ट में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। 16 करोड़ बड़ा आंकड़ा है। तो बोला उससे क्या होगा? बोले 3-4 साल में छूटेगा पैसा और खर्चा अलग हो जाएगा 4-5 करोड़ रुपए। बोला ये तो आफत हो गई, क्या करना चाहिए? बोले इसको इन्वेस्ट करो। तो बोले आप बताओ काय में पैसा लगाएं? बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई योजना निकाली है, 5 साल में पैसा दुगना हो जाता है। उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब जो उसको 16 करोड़ रुपए मिले थे, उसमें से 4-5 करोड़ तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को गए 40% में, इसके पास 10-12 करोड़ रुपए बचे थे। 10 करोड़ से एसबीआई के यहां जाके इनने बॉन्ड खरीदवाए। उससे बॉन्ड जीएम ने रख लिए, बॉन्ड खरीदने की रसीद इसके पास दी। बोले बराबर 5 साल बाद आपके एड्रेस पे बैंक वाले आएंगे और 10 करोड़ के 20 करोड़ मिल जाएंगे। वो बेचारा खेती में काम करने वाला, वो दूसरे के खेती में काम कर रहा है, खेती चली गई उसकी, इस बात में कि अब 5 साल बाद 20 करोड़ होंगे। हुआ यूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे ये सारी लिस्ट सामने आई, तो गुजरात का एक अखबार वाला सोचने लगा कि ये कच्छ जैसे छोटे से गांव में 10 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को किसने दिया? नाम था वो किसान के घर गया। बोला तुमने 10 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया? बोला हाँ। क्यों लिया? बोले तुमने? बोला दुगना हो जाएगा, ये देखो हमारे पास है, ये है। वो रिसीट दिखाई। वो बोले दादा ये दान छे। बोले शू? बोले दान छे, गयो पैसा। तो वो पुलिस में कंप्लेंट करने गया। पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वो बोला साहब मेरे साथ धोखा हुआ, मैं काहे को दूंगा किसी को चंदा, इन लोगों ने मुझे फंसाया, वो बॉन्ड भी मेरे पास नहीं है, वो बॉन्ड बीजेपी के अकाउंट में कैश हुए। और वेल्सपन कंपनी अडानी सेठ की कंपनी है। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का व्यभिचार है।
ये खबर बाहर आने के बाद भी यदि 10 करोड़ रुपए वापस करने की औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय लिखने की औकात नहीं है। उन्होंने भारतीय लिखना बंद कर देना चाहिए। अरे किसानों को तो लूट ही रहे हो, किसानों के मरने पे आप ठहाके लगा रहे हो, किसानों के लिए रोज नई नई मुसीबतें खड़े कर रहे हो, और कोई किसान की जमीन भी बेचता है तो उसका पैसा भी लूटते हो। तो एक्सटॉर्शन से बड़ा डकैती है ये। लेकिन ना बीजेपी ने पैसा वापस किया, ना वेल्सपन का कुछ हुआ। वो किसान कुछ दिनों तक चक्कर काटेगा और एक दिन भूल जाएगा कि उसके पास कभी 10 करोड़ रुपए थे। इसलिए मैंने कहा सवाल मोदी के रहने जाने का नहीं, सवाल अमित शाह रहने जाने का नहीं, सवाल हमारे राजनीतिज्ञों के बीच में पनपती हुई इस लालसा का है। ये जो मक्खन खाने के लिए महाराष्ट्र में तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जो राजनीति में हुआ, उतना बड़ा राजनीतिक व्याभिचार महाराष्ट्र जन्म हुआ तब से नहीं हुआ। मुझे गर्व हुआ करता था, मैं 30 साल से महाराष्ट्र दिल्ली में हूं, मराठी होने का गर्व हुआ करता था मुझे, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे गोपीनाथ मुंडे भी होते थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सुशील कुमार शिंदे भी होते थे, उसी प्लेटफॉर्म पे विलासराव देशमुख भी होते थे। और जब इनके भाषण चलते थे तो क्या कटाक्ष चलते थे, क्या एक दूसरे से दोस्ती होती थी, क्या बातें होती थी। मनभेद नहीं थे, मतभेद थे। और ये जिनको मालूम है वो सुनने को तैयार नहीं। नारायण राणे मुझे बता रहे हैं की महाराष्ट्र का राजकारण फारच खराब झालं। मला कळना तो मला बोलतो की व्यंग करतो माझ्यावर की मला अतिशय मूर्ख समजतो। पहिले किती राजकारण चांगलं होतं म्हणे। म्हटलं कसं? म्हणे मी काँग्रेसमध्ये होतो, मी विधानसभेमध्ये नाही, मी शिवसेनेमध्ये होतो, मी विधानसभेमध्ये विलासरावला घाम फोडला, इतकं बोललो। मग म्हणे लंच टाइम झाला, मी जेवायला माझ्या रूममध्ये आलो, विलासरावच्या रूममध्ये गेले। इतक्यात माझ्या रूममधला फोन वाजला। विलासरावनी म्हटलं म्हणे नारायणराव तुम्ही बाहेरचं जेवण बोलावलं का घरनं डबा आला? मी म्हटलं म्हणे घरनं डबा आला। मासे आलेत का? म्हटलं म्हणे हो। मग तुम्ही खाऊ नका, मी येतो। ते आले, माझ्यासोबत जेवले आणि पुन्हा आपल्या रूममध्ये गेले। पुन्हा सदन चालू झालं, मी पुन्हा ओरडत होतो आणि ते ऐकत होते। असं म्हणे महाराष्ट्राचं होतं। आता म्हणलं अहो पण तुम्ही मला कशाला सांगता? हे तुम्हाला माहीत आहे, तुम्ही आत्मसात का करत नाही? कानाखाली वाजवतो, तुला मी दाखवतो। आणि इतके मूर्खपणा म्हणजे काय, कमी शिकलेल्या लोकांना, मी अशिक्षितांना मी कधीही हे करत नाही। मैं एक बार अनपढ़ के लिए कुछ बोला था मैंने, तो मुझे किसी ने इलाहाबाद के एयरपोर्ट में मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग समाजवादी ने कहा कि आप गलत बोलते हैं, आप अनपढ़ मत कहा करो इनको। बोले हमारे देश का किसान सबसे अनपढ़ होता है, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। मेरा किसान हवा का रुख देख के बताता है बरसात होगी कि नहीं होगी, और बोले पंछियों के चलने पे वो बताता है कि क्या होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैंने बोला अंकल आप ही बताइए। बोले इनको कूपड़ बोला करो, ये अनपढ़ नहीं है, ये कूपड़ है। थोड़े पढ़े लिखे हैं, अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। ये वो लोग हैं कि गीता पढ़ने के बाद अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं कुछ भी करूं अब इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। मैंने किसी के साथ अन्याय भी किया तो भगवान ने करवाया। भगवान ने पहले ही कहा तू कुछ नहीं है, जो कुछ करवाता हूं मैं करवाता हूं। ये ऐसे कूपड़ है। तो ये कूपड़ आदमी ये बोलता है, मतलब मैंने कहा उनको कई बार आप कैसी बात करते हो? बोले आम्हालाही माहीत आहे आम्ही उद्धव ठाकरेंना किती खोके पोहोचवले, माझ्याकडे डायरी लिहून आहे। तो मैंने बोला डायरी दे दो, ईडी को डायरी दे दो, ये उद्धव ठाकरे को जेल करो तुमसे खोके लिए है तो। मैंने लेकिन ईडी तुमको भी पूछेंगे खोके कहाँ से आए। तोच प्रॉब्लेम आहे म्हणे। अरे मग तोच प्रॉब्लेम आहे तर बोलायचं कशाला?
ये कॉमेडी एपिसोड चल रहा है अपने देश में, खासकर महाराष्ट्र में. राजमाता गौमाता, म्हशीले काय राजमावशी म्हणायचं, बैलाले राजकुमार. काय 1300-1500 रुपये मिल रहे हैं महिलाओं को. मैं कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे. अभी मैं चंद्रपुर, पिछले महीने चंद्रपुर से यवतमाल होते हुए 2-3 जगह भाषण थे. तो एक जगह मैंने देखा महिलाएं खेत में काम कर रही थी, तो मेरा 1500 रुपये 3000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आ ही गया था उनके अकाउंट में. तो मैं थोड़ा खेत से अंदर घुसा, मतलब गाड़ी से उतर के, तो उनको लगा पानी वानी चाहिए. तो बोला भाऊ पाणी पाहिजे का म्हणे. बोला नाही मावशी पाणी नाही. तसंच आलो. काय भाई म्हणलं. म्हणे सोयाबीन लावलं. म्हणलं असं. म्हणलं काय 3000 रुपये आले. हो आले ना म्हणे. म्हणलं काय मग मस्त. आता तर ज्या बाईने आले ना म्हटलं तिथं चूप राहिली. शेजारची बाई माझ्या अंगावर आली अशी. म्हणजे आले म्हणजे काय म्हणे, काय भेटते 1500 रुपयात. काय होते म्हणे 1500 रुपयात. माहिती आहे तुम्हाला किती महागाई आहे. काही म्हणे 1500 रुपये करते. असं वाटते म्हणे लयच दिले का बाबा त्यानं आम्हाला. त्याला काय आहे म्हणे, त्याला माहिती आहे म्हणे 1500 रुपयात काय होते, किती महाग आहे म्हणे बाहेर. सोयाबीन 2 वर्षापासून घरी पडून आहे म्हणे आमच्या. 1500 नको देऊ, सोयाबीनला चांगला भाव दे, सोयाबीन विकू दे, तर आम्हाला पैशाची गरज नाही. याच्या वस्तुस्थिती है. दिस इज फैक्ट. इस देश की महिला, ये जीजा माता का महाराष्ट्र है. ये झांसी की रानी जहाँ पैदा हुई वो महाराष्ट्र है. ये खुददारी का महाराष्ट्र है. इसमें 1500 रुपये की भीख नहीं चाहिए. इसमें चाहिए तो आत्मसम्मान चाहिए. और आत्मसम्मान उस महिला को तब मिलता है जब उसका बेटा ग्रेजुएशन के बाद माँ को बोलता है कि मुझे नौकरी लगी है. जब उसका जब उसका पति सोयाबीन लेके जाता है तो उसके लिए साड़ी लेके आता है कि चलो 12,000 का रेट था, पैसा मिल गया तो मैंने सोचा तेरे लिए साड़ी ले आऊं. किसान की खुशहाली 1500 रुपये के भीख में नहीं है. आणि चालले प्रत्येक गावात लाडकी बहिणा प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन लाडकी बहिणा. आणि तसं पाहिलं तर सर एकनाथ शिंदेसारखा भाऊ जगात सापडणार नाही. देवा शपथ. आर्णीला सांगितलं मी, म्हणलं असा भाऊ 7 जन्माचं पुण्य भेटल्यावरच भेटते बरं. म्हणलं ॲडव्हान्समध्ये केअर करणारा भाऊ पहिल्यांदा पाहिला मी आयुष्यात. बहिणीवर संकट आलं तर भाऊ धावून जाते. द्रौपदीवर संकट आलं तर श्रीकृष्ण धावून जाते. पण पहिला श्रीकृष्ण पाहिला, पहिलेच साडी घेऊन गेला. म्हणलं यानं 1500 रुपये दिले. तर बहिणीनं विचारलं, भाऊ आता काय आजकाल भाऊ म्हणा लागते, देवा भाऊ सगळं चाललं ना. तर भाऊ काय करू म्हणे या 1500चं. म्हणे ताई सांभाळून ठेव 1500 रुपये. आणि आता म्हणे तुले काम लागलं, आता शेतीचं काम सुरू होईल ना, तर पुन्हा 100 रुपये जोड म्हणे या 1500 रुपयात. म्हणजे किती होतील म्हणे 1600 होतील. आणि पुढच्या महिन्यात जे इलेक्ट्रिकचं बिल येईल ना म्हणे ते द्यासाठी होय म्हणे. हे जोक है. 7 लाख करोड़ का कर्जा इस महाराष्ट्र पे है. 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है, बजट डेफिसिट. 9 लाख करोड़ तो यही हो गए. अब ये गौ माता और 50,000 करोड़ देगी, 50,000 करोड़ की बहन देगी, फिर ये 10 लाख करोड़ का जो लोन है वो कौन चुकाएगा. कहां से चुकेगा लोन. एकनाथ शिंदे तो टेम्पो चलाते थे बेचारे. सेकंड हैंड टेम्पो की क्या कीमत होगी आप जानते हैं. नहीं टेम्पो चलाता था वो, रिक्शा बाद में बोलता है. ओरिजिनल मैं उसको तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं. अजित पवार जी ने तो पहले बोला, गोविंदराव उसको पाटिल को कैबिनेट में, गुलाबराव पाटिल को, मैं शेती विकून पैसे देऊ का म्हणे तुम्हाला. तो खेत बेचने को तैयार नहीं है. रहे देवेंद्र फडणवीस थोड़ा नागपुर का आदमी है तो थोड़ा दिल खुल के कर सकता है काम. लेकिन अब उनका प्रॉब्लम हो गया कि वो काळे साहब जो थे वो अमेरिका में चल बसे. उनके साथ हिसाब चला गया पूरा. तो अभी सकाळपासून डोकं खाजून राहिले ते, काय करू, कुठं आहे, कसं करू. जेवढं होतं नव्हतं ते सगळं गेलं. आता त्यालाच पैसे द्यायची वेळ आहे लोकांना.
तो कुठनं देणार? फिर ऐसे समय पे ये पैसा आप ही से निकलेगा। 2 बूंद गंगा जल देके पूरे 5 साल आपसे तेल निकलवाएंगे लोग। इसलिए ये जो फ्री का मिलता है, ये भीख, इसकी आदत मत डालो। तमिलनाडु मॉडल पे चले जाएगा देश, महाराष्ट्र राज्य। तमिलनाडु में आज से 8 साल पहले मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी है, हाईकोर्ट जज की। उन्होंने कहा कि ऐसे ही फ्री का माल बांटते जाओगे तो एक दिन तमिलियन तमिल के बाहर होंगे। बाहर के लोग तमिल में बसेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और फिर एक दिन डेमोग्राफी की चिंता होगी कि तमिलनाडु में तमिल ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि तमिलनाडु में जब बच्चा मां के पेट में आ जाता है, सरकार पैसा देना शुरू कर देती है। वहीं से बच्चे पे खर्चा सरकार करती है। बच्चा पैदा होता है, उसका खर्चा होता है। बच्चा बड़ा होता है, उसको पोषण का खर्च पैसा मिलता है। बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर उसको स्कूल बैग वगैरह मिलती है। लड़की हो तो साइकिल मिलती है। बच्चा और पढ़ता है, लैपटॉप मिलता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, वो शादी करता है। बेटे के शादी में कुकर, ग्राइंडर, कलर टीवी ये मिलता है। लड़की की शादी में सोने के मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, अंगूठी ये मिलती है। शादी हो जाती है, फिर वो बच्चा पैदा करता है, फिर वो चलता है। अब इस पूरे प्रोसेस में मैंने आपको ये नहीं बताया कि उस बच्चे को नौकरी लगती है। वो नौकरी नहीं करता। 2 रुपए में अन्ना किचन में पेट भर खाना मिलता है। 5 किलो अनाज सरकार देती है। चावल अलग मिलता है। चावल बेच के, अनाज बेच के वो अपने फिल्में भी देखता है, डाटा देखता है, 24 घंटे गेम खेलता है, मोबाइल पर रहता है। फिर वो बुढ़ा हो जाता है। हॉस्पिटल में फिर उसको पैसा मिलता है। फिर वो मर जाता है, अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मिलता है। तो क्यों काम करेगा वो? इसलिए बिहार, यूपी के लोग, उड़ीसा के लोग तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। वहां काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को पैसा देके आप तो अपनी सत्ता की हवस पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप समाज को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रहे हैं। और हमने आत्मसम्मान हमारा बेच दिया है कि जो मिलता है तो लेते हैं। कोण्या गावाला जायचं तर म्हातारा म्हणते मला तिकीट लागत नाही म्हणे, मी जातो, चालले लग्नाले, शेला घाण्यावर टाकला की। कौन भरता है? ये सारा हमारा और आपका पैसा जाता है। सवाल जनजागरण का नहीं है, सवाल एकनाथ शिंदे का जाने का नहीं है। एकनाथ शिंदे जाएगा तो 10 साल बाद कोई और आएगा। इसके पहले भी कई नेता आए, कहीं आ गए। आपने माननीय शरद पवार जी ने कल ही उद्घाटन किया इसका। शरद पवार जी ने 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री कैसे बने, आप तो चश्मदीद गवाह है उसके। ये आया राम गया राम इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मूर्ख समझते हैं। आपने जिस पार्टी को, जिस विधायक को, जिस आमदार को वोट दिया, उसने पार्टी बदली, पहले उसको पूछो कॉलर पकड़ के, किसको पूछ के गया तू? हमने तेरे को वोट दिया था, हम हैं इसलिए तू मुंबई में जाके बैठता है। तेरी औकात नहीं मुंबई जाने की, हमने भेजा है तुझे, तो तेरी जवाबदेही मेरे तरफ है। आज हरियाणा के गांव में इतना जनजागरण हुआ है कि हरियाणा में मंत्री गांव में घुस नहीं रहे हैं। मंत्री गांव के तरफ जाते, गावाच्या वेशीवर गेल्यावर दे दगड लोक मारायला सुरू करतात, ते गाड्या रिव्हर्समध्ये पळून जातात। आणि हे असे व्हिडिओ आले। माझी टीम है हरियाणामध्ये पूर्ण न्यूज़ लॉन्चरची होती 15 दिवस। एक जगह एक मंत्री को कई गांव ने खदेड़ दिया, लेकिन एक गांव ने स्वागत किया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक गांव तो है जो मेरा, उसने अपने गांव से रिश्ता बताया, क्योंकि आजकल मोदी जी हर जगह पे अपना रिश्ता बताता है। राजस्थान में कुछ नहीं मिला तो बोले महाराणा प्रताप की जो चेतक था उसकी माँ गुजराती है बोले,
और लोगों ने तालियां बताई, बोले इसलिए चेतक की मां गुजराती है, इसलिए इस गुजराती को झेलना पड़ेगा। तो और ये अतिशयोक्ति नहीं, बोला है प्रधानमंत्री जी। तो उसने तुरंत अपना रिश्ता उस गांव से जोड़ दिया कि वो मेरी नैनीहाल से, वहाँ से और इस गांव से। उन्होंने कहा बिल्कुल रिश्ता है आपका, आइए आइए मंत्री जी आइए। तो मंत्री जी को निकाला बाहर, मंत्री जी बोला चुनाव लड़ रहे, बोले वो सब अपने जगह पे है, आपको इसलिए आने दिया कि आप अंदर आइए जरा गाँव में। एक गाँव में रोड था जो कीचड़ से भरा हुआ था। कई साल बाद किसी ने, कई लोगों ने एप्लीकेशन दी, उस रोड का कोई नहीं देख रहा है। जैसा फैशन शो पे चलाती है ना मॉडल को, वैसे पूरे गांव ने इकट्ठा होकर उसको चलाया कीचड़ में। बोला पीछे वापस आ जाओ, फिर चलो एक बार, फिर एक बार वापस आ जाओ। बोले कीचड़ से सन गया वो। बोला गाड़ी में बैठ और आइंदा दिखना नहीं इधर। इसको जन जागरण मानता हूं मैं। ये आज महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा नहीं देता मुझे बोलना। महात्मा गांधी के विचारों का ये नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी को भी पता नहीं था कि देश की आजादी के 75 साल बाद इतने नालायक लोग सत्ता में आएंगे। आपण सुपानी का धान्य पाकडतो, कोंडा धान्यातला, खडे बाहेर पडले पाहिजे। हे आपण सुपानं, हे खडे जे बाहेर पडतात ते नेता होतात, आणि आपण धान्य, चांगलं साबूत धान्य आपण त्याला नेता बनवतो। ज्या खड्याला उकंड्यावर टाकायचं होतं, जिस गंदगी को डस्टबिन में डालना चाहिए था, उसकी आपने भगवान के घर में रख के पूजा शुरू कर दी। ये महात्मा गांधी जी के विचारों की अवहेलना है। आज भी मैं कहता हूं, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद में गया तब भी महात्मा गांधी जी के फोटो का और किशन पटनायक जी के फोटो को माल्यार्पण हुआ। कल मैं काटोल में था, वहाँ पे भी ये हुआ। तब भी मैंने कहा कि नहीं, हार आप बोलते हो पहनाने के लिए, लेकिन मैं पहले अपने आप को पूछूं कि क्या महात्मा गांधी के स्टैचू पे या बुद्ध पे हार डालने की अशोक वानखेड़े तेरी औकात है क्या? तूने ऐसा एक काम बता जो महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारा होगा। यदि आज जन जागरण करना पड़ रहा है, 75 साल बाद भी महात्मा गांधी क्या है बताना पड़ रहा है। पूरे विश्व में जिस लोग महात्मा गांधी को जनता जानती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप कभी देख जाइए और महात्मा गांधी को बोलिए, लोग महात्मा गांधी पे इतना बोलते हैं, हमें भी लगता है कि इतना तो हमको भी नहीं पता था। लेकिन अपने गांव में महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडन करने वाले लोग संसद में बैठते हैं और प्रधानमंत्री इतना बोलते हैं कि मेरा दिल दुख गया। प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं मेरे दिल पे आ गई, मेरा दिल दुख गया, ये इसलिए बोलते हैं कि लोगों को लगे कि उनके दिल है। ये 56 इंच का सीना है, दिल बिल्कुल नहीं है उसमें, और सीना भी 56 इंच का नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूं कि मुझे लगता है कि अमित शाह का पेट नाप के अपना सीना बताते होंगे, क्योंकि 56 इंच का सीने में थोड़ा तो दिल होगा, कहीं तो इतना तो होगा। जो आदमी किसानों के मरने के बाद बोलता है मेरे लिए मरे क्या? 2 साल तक किसान मरते रहे और इस आदमी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव आते से ही सत्ता का मोह इतना कि सत्ता हाथ में से खिसक जाएगी, इसलिए वो किसानों के सामने नतमस्तक हुए, ना कि किसानों के मांग के कारण या आंदोलन के कारण। फिर सत्ता की हवस और सत्ता का लालच। अब जन जागरण इसलिए नहीं करना है कि ये सरकार जाए वो सरकार जाए। अब जन जागरण इसलिए करना है कि जो नुमाइंदे आप मुंबई भेजते हो, दिल्ली भेजते हो, वो इस लायक हो कि आप सीना चौड़ा करके बोले कि ये मेरा खासदार है, ये मेरा आमदार है। यदि आपका आमदार और खासदार नाम लेने से आप निर्लज्जित हो जाते हो, तो फिर आपसे ज्यादा निर्लज्ज कोई नहीं। क्योंकि नालायक को भेजते हो, खुद भी कहते हो कि वो नालायक है, हमको पता है, फिर काय को भेजते हो? 5 साल भेज दिया, फिर अगले साल आता है वो, नाही आपल्या जातीचा आहे म्हणतो। अरे काय जातीचं चाटतं का त्याला? मैं बोलता हूं किसी जाति का है तो तुम्हारी जाति का ही भला करे, अपनी जाति का भला करे। अरे कुछ लोगों को तो भला होगा। और यहां से वहां तक जिस दिन ये जन जागरण चालू हो जाएगा, फिर ना संविधान को बचाने की लड़ाई होगी,
ना इस देश में किसानों की समस्याएं होगी, ना बेरोजगारी की समस्याएं होगी, क्योंकि ये देश असीमित संभावना का देश है। ये उपमहाद्वीप है। इस देश में प्रकृति ने दोनों हाथ से इतने संसाधन लुटाए हैं कि हमें गर्व होना चाहिए। इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं जो हो नहीं सकता, सिर्फ करने की इच्छा चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, देश के लिए जो करने की इच्छा करता है, ज्योतिबा फुले आपल्या नेत्यांचे भाषणं म्हणजे असं वाटतं की ते फोटोकॉपी त्याच्या वडिलाची आजोबाची फोटोकॉपी पोराला, वडिलाला वडिलाची फोटोकॉपी पोराला आणि पोराची फोटोकॉपी नातवाला। आंबेडकर शाहू फुलेंची विचारसरणी विचारधारणा या महाराष्ट्राची देण आणि महाराष्ट्राच्या अंतिम व्यक्तीसाठी, अरे काय रे, कोणाची नावं घेता तुम्ही? किती थोर ती लोक। नारायण राणेला ज्योतिबा फुले निळू फुलेचा डिफरन्स माहीत आहे की नाही माहीत नाही मला, देवाची शपथ खरं सांगतो मी। कारण हा माणूस थापाभाईकडे चहा पाजायचा काम करायचा, विषय निघाला म्हणून सांगतो। हे नाऱ्या तिच्या आतमध्ये जरा सांग, चहा चार सांग। हो, त्या थापांकडे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचं युनियन शिवसेनेचं होतं, ते आलं तर नाऱ्या काही भाई मला काही करा ना, माझं काही करा ना म्हणून नाऱ्याला त्यांनी त्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटमध्ये युनियन कोट्यामध्ये पिऊन लावलं, चपरासी। आणि हा आपल्या बायोडेटात लिहितो वर्क इन इन्कम टॅक्स। आणि जेव्हा मंत्री झाला तेव्हा इंडियन एक्सप्रेसमध्ये ज्यांनी लिहिलं, हिज एक्सपिरियन्स इन इन्कम टॅक्स विल डेफिनेटली हेल्प द MSMEs इन इंडिया। मी त्याला फोन केला सकाळी, कारण त्या भाषेवरनं कळलं रिपोर्टर कोण आहे। बोला येस भाऊ, बोले यू रोट अ पीस ऑन राणे? बोले येस। बोले हू टोल्ड ही वॉज वर्किंग इन इन्कम टॅक्स? कम ऑन, बोले ही वॉज अ पिओन देअर इन युनियन कोटा, डोंट टेल मी। अरे यू आर टू मच भाऊ। बोले अरे आय एम नॉट जोकिंग। त्यांनी फोन ठेवला। ज्या दिवशी एक इंग्लिशमध्ये प्रश्न विचारला कनुमोरी नीतीला, आणि या प्रश्नाचं उत्तर तो सारखा वेगळंच द्यायचा, मग त्याला स्पीकरनी हिंदीमध्ये सांगितला तर त्याला हिंदी भी कळना, तरी काहीतरी तो बोलला। मग स्पीकर म्हणाला, आओ तुम्ही बसा खाली, बैठ जाइए आप, उनको समझ में आ गया होगा, अब बस समझ में आ जाएगा, छोड़िए ना, फिर बाद में कर लेंगे बात। त्यानंतर त्याचा मला फोन आला, अशोक जी, हू द हेल अपॉइंटेड हिम ॲज अ पिऊन इन इन्कम टॅक्स? देर इज सम क्वालिफिकेशन इज निडेड। मग थापाच्या कृपेने हा कॉर्पोरेटर झाला। थापाला बाळासाहेबांनी सांगितलं की तुम्ही बेस्टचं चेअरमन करतो मी तुम्हाला। तोपर्यंत सगळीकडे चालू झालं की गँगस्टर गँगस्टर। मग थापा म्हणाला की नाही बाळासाहेब मला नको, माझ्यामुळे तुम्ही बदनाम होता। तर बाळासाहेब राजकारणी, बाळासाहेब म्हणाले अरे तसं काही नाही आहे, हे लोक आपला माणूस पुढं करायसाठी तुझं नाव बदनाम करतात। मग म्हणे तू एक काम कर, तुझा कोण माणूस होता तू त्याला कॉर्पोरेटर बनवला, त्याला आण, त्यालाच करतो। ते बाळासाहेब होते। तर वापस आले थापा घरी, सगळे मित्र बसून मंडळी म्हणे यार वो नाऱ्या को बना रहे वो बेस्ट का चेयरमैन। सगळे हसायला लागले। अरे काय म्हणे पहिले इसको घर से लेके आओ। नारायण राणे रात्री उठून आणला। नारायण घाबरला, काय झालं बा, रात्री का उठून आणला? तो आला, एक कपड्याचं दुकान उघडलं, एका टेलरला रात्र बसून याचा सफारी शिवला, सकाळी बाळासाहेबांसमोर पेश केला आणि हा बेस्टचा चेअरमन झाला। नंतर महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य हा मुख्यमंत्री झाला आणि MSMEचं दुर्भाग्य हा तिथे गेला। ही वस्तुस्थिती आहे। आणि मी हे एवढं अधिकारानं सांगतो कारण त्या थापाच्या परिवाराला मी चांगलं ओळखत होतो। मी एक पत्रकार आहे, माझे सगळ्यांशीच संबंध आहेत आणि सगळ्यांशी जेव्हा मी बोलतो, जेव्हा हे कळतं, आणि हे मी नारायण राणेंना सुद्धा बोललो एक दिवस। मी म्हटलं अहो तुम्ही थापाचे पंटर, तुम्ही आम्हाला कशाला सांगता असं करा तसं करा, हॅ करा। तर हे मी असं म्हणत नाही की थापाकडे काम करणं वाईट गोष्ट आहे, मी असं म्हणत नाही की का पिऊननी मुख्यमंत्री नाही व्हावं। मला फार आंगलं, वसंतदादा पाटील पण काय एवढे शिकलेले नव्हते, पण ते पण मुख्यमंत्री होते महाराष्ट्राचे। पण त्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची गरिमा काय है, उस पद की गरिमा के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला था और इन्होंने उस पद की गरिमा को अपने हिसाब से ढाला। शुद्ध रूप से छिछोरापन
महाराष्ट्र के राजनीति में अभी हावी है, हमें उसको भी छांटना है। और इस छिछोरापन के लिए हमें जन जागरण करना होगा। हमें ऐसे लोगों को, जो लोग मात्र सत्ता का मक्खन खाने इकट्ठा होते हैं, उनको हटाइए। लोग मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूं। लड़ाई लंबी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आने वाले चुनाव में ही कोई परिवर्तन होगा, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। तो ये दूसरा जन जागरण जो है, ये मोदी जी के लिए नहीं है। अब वो हो गया काम, बाकी बचा हुआ काम बाकी लोग कर देंगे। हम किसी से द्वेष नहीं करते। किसी ने कहा कि भाई मोदी जी सपोज चले गए तो तुम क्या करोगे? मेरे कोई तो आएगा सरकार में, सवाल उसको पूछेंगे। हमारे लिए सरकार को सवाल पूछना काम है, लोगों को वेदनाओं को शब्द देना मेरा काम है। और वेदना निरंतर रहेगी। समाज में ऐसा कोई, राम साक्षात भगवान ने भी जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया। उनके समय भी समस्याएं थी। समस्या का निदान तब भी लोग कर रहे थे। समस्या का निदान लगातार करना होगा। लेकिन समस्या है, समस्या नई नहीं आएगी। समय के साथ समस्याएं में परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के साथ सोच में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों के सामने आने की ज़रूरत है। ऐसे लोग आए जो सत्ता के बगैर आपको पूजें। वो कहे कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अंबानी के यहाँ शादी में जाना आपको तय करना है कि आपके गांव में किसी गरीब के यहाँ शादी है, वो देखना है। अंबानी के यहाँ शादी में जाने के बाद आपका फोटो तो पेज 3 पे छप जाएगा अखबार में, लेकिन उस गरीब के घर में शादी में जाओगे तो उसका सीना चौड़ा होगा कि मेरे आमदार मेरे गांव में आए, और उसके लिए पूरा गांव आपका हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। पीढ़ियों तक गांव कहेगा कि उसके जैसा आमदार नहीं मिला। छोटे से गांव में भी शादी में आ जाता था, बोलता था मेरी बेटी की शादी है। ये तय करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ मैं जानता हूँ, क्या बताओ, नाम नहीं ले सकता। बहुत ही लोगों को लगेगा ये इसको जो पता है सबके नाम लेना शुरू कर देता है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम भी है, मैं पेट में कुछ रहता नहीं मेरे, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जनता को मालूम होना चाहिए। अंबानी की यहाँ शादी थी, बड़े बड़े सांसद एक दूसरे को पूछ रहे थे कि यार हमको भी जाना है, इन्विटेशन का कहाँ से जुगाड़ होगा? आपल्याला अंबानीच्या लग्नात बोलावलं पाहिजे म्हणून खासदार एकाधिकाला विचारते, तेरा कैसा हो गया यार, मेरे लिए भी कर दे एक ही इव्हेंट में जरा सा अंबानी के यहाँ। हे खासदार म्हटल्यावर मग अंगावर काटा येणार नाही का? त्यामुळे आता फक्त गांधी जयंती म्हणून काम होणार नाही, फक्त महात्मा गांधीचा जय म्हणून काम होणार नाही। महात्मा गांधी बनायचं सोडून द्या, आपल्यात कोणात अवकात नाही, सोडून द्या। आम्ही सप्तर्षी सरांनासारखं का म्हणतो? आमचा आदर्श आहे, आमचे फक्त आदर्श आहेत। तुमच्यासारखं आम्ही होऊ शकत नाही। तुमच्या वयात आमचं व्हीलचेअरवर असू, नाही तर कोण म्हटलं तर म्हणे कमर दुखते, इतक्या दूर कुठे जायचं, हे करायचं। मैं इलाहाबाद में था तो मैंने ऐसी बात निकली तो सर का नाम लिया, सब 80 वाले थे वहाँ पे, 80+। उन्होंने बोला सप्तर्षि, मैंने हाँ मैं कार्यक्रम में जाता हूँ। करते हैं कार्यक्रम? अरे मैंने बोला हमसे ज़्यादा युवा है वो, युवा क्रांति दल। बोले अभी तक? मैंने हाँ वही युवा है युवा क्रांति दल में, बाकी सब हम बूढ़े हो गए। इसलिए मैं कोई ऐसा नहीं करता। यहाँ आने के बाद मुझे एक उत्साह मिलता है। मैं भी 60+ का हूँ, मैं भी कई बार बोलता हूँ घर पे, अरे यार थकावट आ जाती है, छोड़ो ना यार, अब 60 हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन जब चामुंडजी का फोन आला, ते साहेबांना बोलायचं म्हटलं, नाही मला मी येतो ना, म्हटलं साहेबांना बोलायचं म्हणजे काय, मी येतो, झालं 3 तारीख फायनल, चला। कारण आम्ही येतो, यानी जब मैं इनसे मिलके आता हूँ, मैं एक उत्साह के साथ भर के जाता हूँ। वही मेरा आने वाला 4 महीने का बूस्टर डोज होता है। और यह इसलिए नहीं कि ये यहाँ है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। किशन पटनायक की जयंती साजरी सम्मानित करने के लिए एक सिन्हा साहब है, चला नहीं जाता, 90+ है, कमर झुकी हुई, पूरा मतलब 90 डिग्री में चलते ऐसे, और पूरा रेलवे स्टेशन पे लोग लेने आए, अशोक जी, हाँ अच्छा होटल पहुंच गए अशोक जी, हाँ अच्छा यहाँ पे। मैंने बोला सिन्हा साहब आप ना आगे पीछे मत करो, आप बैठो एक जगह पे। एक जैन साहब, इलाहाबाद तो वकीलों का सेंटर है, इस देश के माने हुए वकील और जज इलाहाबाद से निकले हैं।
जिसको अलाहाबाद का राम जेठमलानी कहते वैसे जैन साहब 92 लकड़ी लेके घर में खाना, बोले मेरे यहाँ खाना, और बोले आप रुकिए यहाँ पे, वो फेसबुक पे आ जाएगा, आप वहाँ देखिए देंगे, आई विल बी देयर। मैंने बोला ये है उत्साह। तब लगता है कि नहीं, इन लोगों ने यदि किशन पटनायक को जिंदा रखा है, यदि महात्मा गांधी को जिंदा रखने का काम ये करते हैं, तो ये रिले रेस है। सप्तर्षि का बैटन किसी ना किसी को हाथ में लेके आगे चलना होगा, और इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। हम तो नहीं कहते कि मैं रिले रेस में हूँ आपके, लेकिन हर टाइम प्रयास करता हूँ कि मैं भी टीम में आ जाऊँ, कि एक बार बैटन मैं भी पकड़ के कहीं आगे आधे किलोमीटर तक दौड़ूं तो लगे कि मैंने भी कुछ किया है। और जिंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, 5 स्टार की जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, मराठवाड़ा में जाता हूँ, यूपी बिहार के क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ से आने के बाद 2 दिन तक सुन्न रहता है चेहरा। मेरा एडिटर मुझे 3 बार कहता है कि क्या हो गया, यू आर नॉट वेल, आप एक बार ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, बहुत डाउन हो गया आप, पता नहीं आप मैं उसको क्या बताऊं। रात को सोता नहीं आदमी जब उन लोगों का जीवन देखता है, तब 20 रुपए की बिस्लेरी लेना भी महापाप लगता है। उस 20 रुपए में भी आधा किलो चावल ला के नमक के साथ 3 दिन के बाद खाने वाले लोग भी इस भारत में हैं। छोड़ दीजिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो बट रहा है, किसको बट रहा है, किसको नहीं बट रहा है, और कहां बिक रहा है, सारी दुनिया जानती है। तब लगता है कि हम बहुत गलगोर पाप कर रहे हैं। हम तो कहीं खाना खाने जाते हैं, 4 लोग 1200 रुपये का बिल आता है, काट देते हैं, 1200 रुपये निकल के आते हैं। यदि मैं उसको कहूँ कि मैं 1200 रुपये का खाना एक टाइम 3 लोग खाते हैं, उन्हें आश्चर्य लगेगा, उनके लिए तो ये भगवान हो गया भाई, 1200 रुपये एक टाइम पे खाना खाता है। 1200 रुपये में हमारे महीने भर का हम चावल कहीं से या गिरनी से, वो जो चक्की होती है आटा पीसने की, वहाँ से बचा हुआ आटा खरीद के लाते हैं लोग। इतनी भयावह स्थिति है ग्रामीण में। हम हिंदी सीरियल और फिल्में देख के तो खुश होते हैं कि देश में बहुत चल रहा है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुन के तो लगता है कि बस पता ही नहीं, हम अभी अमेरिका भी कल अपने को चरण छूने आ रहा है, विश्वगुरु हो गए हम। लेकिन वस्तुस्थिति भयावह है। 205-10 करोड़ का, 210 लाख करोड़ का भी खर्चा हो गया है। मैं बार बार कहता हूं, एक दिन हम लंका बनने जा रहे हैं। लंका छोटा था, संभल गया। ये उपमहाद्वीप है, टुकड़े हो जाएंगे देश के। भाई भाई को काट के फेंक देगा, यह स्थिति हो जाएगी इस देश में यदि सही जगह पे सही कंट्रोल नहीं किया तो। अपना बाप का पैसा समझ के बांटते हैं, कर्जे पे कर्जा लेके जाते हैं। 2023 में 50 साल का बॉन्ड लिया नरेंद्र मोदी ने, 2073 में जो सरकार होगी उसको देना पड़ेगा पैसा। 2073 की सरकार तो पता नहीं मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। जो वहां का प्रधानमंत्री होगा वो बोलेगा यार ये कौन था भाई, 50 साल पहले क्या पाप कर गया, अब मुझे मेरे बजट में प्रोविजन करना पड़ रहा है, मैं कहां से करूं। हम अपनी जिंदगी आज जी रहे हैं, कल की हम चिंता करते हैं, कल परसों की चिंता करते हैं और सोचते हैं कि बस हो गया बुढ़ापा, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। जिंदगी जी ली हमने, पोरांचं लग्न केलं, पुरी सुखी आहेत, आपण बा आपलं जीवन केलं, घर आहे, पेन्शन भेटते, बस आयुष्य चांगलं केलं, देवाने चांगलं ठेवलं। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं। समाज के लिए क्या करना है। जिस आदमी का फोटो देख के आज हम यहाँ बैठे हैं, वो तो वकील था, वो तो अफ्रीका में वकालत करता था, लंदन से पढ़ के आया था, सोने के चम्मच मुंह में था उसके, पैसों की कमी उसको भी नहीं थी। लेकिन मात्र गोरों के सामने कालों का आत्मसम्मान नहीं, आत्मसम्मान की ही तो लड़ाई थी। उनके आत्मसम्मान को क्या ठेस पहुंचती, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करते तो वो रेलवे का डब्बा रिजर्व कर लेते। क्या टोलस्टॉय फार्म में जाने की जरूरत थी, क्या कपड़े त्यागने की जरूरत थी। ये वो सोच वही आदमी का है कि मेरे देश की महिला के पास पहनने को कपड़े नहीं तो मैं पूरे कपड़े कैसे पहनूं। मैंने इसीलिए कहा बनना बहुत मुश्किल है ये। मैं 3 दिन तक ही कॉमा में रहता हूं कि मैं 20 रुपए के बिस्लेरी पीता हूं, बताओ उधर 20 रुपए में खाना खा लेते हैं। लेकिन मैंने बिस्लेरी तागी नहीं, मैं महात्मा गांधी नहीं बन पाया।
लेकिन कम से कम मुझे उस बात की अनुभूति हो रही है, इतनी तो करिए, इतनी तो अनुभूति आप में आने दीजिए कि लोगों के समस्याओं को अपनी समस्या समझ के थोड़ा बहुत भी अपने आप में आपने बदलाव लाया तो समाज में यकीनन बदलाव होगा। इसलिए मैंने कहा 2024 के चुनाव हो गए, सांड को बैल बना दिया, बाकी काम संग जाने, वो आपस में लड़ रहे, जो करना सो कर लिया। लेकिन स्थिति यहां नहीं रुकेगी। महाविकास आघाड़ी आएगी तो आपको लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा? वही मतलब गांधी जयंती पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वाक प्रचार है जिसका मुझे पैरेलल भी नहीं मिलता। वही पुरानी शराब नए बोतल में होगी, वही ठेकेदार होंगे, वही कमीशन होगा, वही ऑटो रिक्शा होगा, और फिर गरीब, दलित, आदिवासी, किसानों के लिए एक नाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस रास्ते पे उतर के लड़ते हुए नजर आएंगे। फिर 5 साल बाद वो सत्ता में जाएंगे, फिर शरद पवार गरिबांसाठी आम्हाला लढायचं आहे, पण सत्तेत असताना कोणीच काही करत नाही, सत्तेत नसलं की त्याला सगळे आठवतात, कारण त्यांनी आपल्याला मूर्ख समजलेला आहे। तो आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो 2024 में हुआ मेरे हिसाब से बेहतरीन हुआ, उसकी परिणति आपको आने वाले 6 महीने में पता पड़ जाएगी। 6 महीने में कोई भी आयोजन होगा, दिल्ली मुक्त होगी, वो मुक्त दिन हम फिर मनाएंगे यहाँ पे, और फिर नई लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि मैं जितना भ्रमण कर रहा हूँ, जितना देश को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जीवन के अंतिम सांस तक ये जन जागरण का अभियान जारी रहना होगा, क्योंकि समस्या निरंतर है, रोज उग रही है और उसकी छटाई ज़रूरी है। उसके लिए जनमानस को तैयार करना होगा, आपको तैयार करना होगा। आप ही में से विधायक जाता है, आप में से सांसद जाता है, वही आपकी बात करेगा। यदि आप गलत लोगों को भेजोगे तो भुगतोगे आप, और आपकी वजह से देश भुगतेगा। आपने किया हुआ पाप आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि पितृमोक्ष अभी ख़त्म हो गए, आज से नवरात्र शुरू हुई है, लेकिन श्राद्ध के टाइम पे आपके फोटो पे आपका पोता थाली की जगह जूता न मारे, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। और ये होगा। आप इमेजिन करिए, आपका बंगला है, आपका ग्रैंडसन उसमें रह रहा है, और एक दिन बैंक वाले खड़े होकर कहे कि आपके दादाजी ने कर्जा लिया था, उसके 200 करोड़ रुपए हो, बंगला खाली करो। आपको लगता है आपका पोता आपके लिए अच्छे शब्द करेंगे? वो बोला नहीं, दादाजी ने किया तो क्या कहेंगे, हम तो छोड़ रहे घर। शिव्या देऊन बाहेर निघेल घरातनं। ती वेळ येऊ देऊ नका। आज गांधी सप्ताह आहे। बरेचसे असे शब्द मी बोललो जे गांधींच्या जीवनात आणि गांधींच्या फिलॉसॉफीमध्ये नाही राहत, पण काय करू, मला पण याच चिखलाने ग्रस्त केलेलं आहे। या चिखलात आपण जेवढं स्वच्छ करायला उतरतो, गटर साफ करने के लिए उतरना होगा, तो आपके ऊपर गटर के कीचड़ आएगा। तो थोड़ा बहुत कीचड़ मुझ पे भी लगा है। जो मेरे से जो शब्द निकले जो इस दिन नहीं निकलना चाहिए, मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास किया, इसलिए मैं वो फ्लो भी बीच में मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांधी जयंती है, गांधी जी सामने हैं। गांधी जी होते हुए मुझे अपने आप पर कम से कम कंट्रोल रखना होगा। उसी कंट्रोल के साथ भी यदि कुछ मेरे मुंह से निकल गया होगा तो मैं आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ। यदि मैंने कुछ अच्छा बोला होगा आपको लगता है तो कृपया साथ में लेके जाइए, आपस में बांटिए, और लगातार इस चलते हुए यज्ञ में सबकी आहुतियाँ चाहिए। थोड़ा बहुत संविधा आप भी डालिए, और संविधा यही है कि आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको सामग्री। संविधा मतलब यज्ञ पे मत जाइए सीधा कि कल से यज्ञ हवन करके संविधा बोला तो घर में रोज यज्ञ होने लगे, वो भी मत करिए। इसके संविधा का मतलब है अच्छे विचार बांटिए, लोगों को तैयार कीजिए। जहाँ कोई लोग अप्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं, उनसे डरिए मत, उनसे डट का मुकाबला कीजिए। मुकाबला करेंगे तो भाग जाएंगे, और नहीं करेंगे तो वो व्याप्त हो जाएंगे। तो एक बार फिर से ग्रहण लगा है, ग्रहण बहुत तक छूट गया है, आंशिक ग्रहण बाकी है, तो उस ग्रहण के लिए भी फिर से एल्गार दे दान छोटे गिरान। अब चुनाव आ रहे हैं, फिर आपसे दान मांगने जा रहा हूँ। इस राहु केतु के यहाँ से नष्ट करने का दान चाहिए।
आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप जहाँ भी हो, आपके रिलेटिव हो, बताने का प्रयास कीजिए. इंसान को सांसद विधायक बना के भेजिए. आमदार एका माणसाला पाठवा ज्याच्यात माणुसकी आहे. राक्षसाला पाठवू नका. राक्षसाला पाठवलं तर आपलं विधानसभा लंका होईल आणि माणसाला पाठवलं तर अयोध्या होईल. आपल्या विधानसभेला काय करायचं आहे हे तुमच्या हातात आहे. तेव्हा हे शेवटचं पुन्हा तुम्हाला करून आज पुन्हा एक वेळा धन्यवाद. महात्मा गांधींच्या चरणी पुन्हा एक वेळा अभिवादन करतो. सप्तऋषी सरांनी बोलावलं, असाच आशीर्वाद त्यांचा माझ्यावर राहो. तुमचं असंच प्रेम राहो. जय महाराष्ट्र, जय हिंद.